दोस्तों नमस्कार। आप हमें जानते हैं और मेंस आंसर राइटिंग का जो सिलसिला हम लेकर आपके बीच आए हैं, उपस्थित हैं, तो ये उसी के सिलसिला में नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम फिर आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये यूपीएससी का सवाल है। आप जानते हैं कि यूपीएससी के सवाल को हम मेंस आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम चला रहे हैं तो वो हमारा चल रहा है। 13 नंबर का सवाल है। इसको हमने कल सॉल्व किया था बट आवाज़ नहीं आया था उसमें यार। तो साउंड पता नहीं, मेरा माइक का बैटरी कब ऑफ हो गया पता ही नहीं चला। और लाइव में लोग देख रहे थे, उसके बाद उन्होंने कमेंट नहीं किया कि सर आवाज़ नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन को फिर से एक बार हल कर देते हैं, और ताकि आवाज़ में, चूँकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसीलिए हम दोबारा इस क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करने के लिए आए हैं, नहीं तो हम स्किप कर देते। तो आप देखिए, इसको हम तोड़ने का प्रयास करते हैं, जो मेरा स्टाइल है। यदि आप तोड़ने के लिए सीख गए तो फिर क्वेश्चन का आंसर लिखना भी आप सीख जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए क्या लिखा है, तो ये फिर से हम बता दें कि यूपीएससी 2023 पेपर 2 का सवाल है। क्योंकि ओरिजिनल से हमेशा व्यक्ति को टकराना चाहिए था, ओरिजिनल से टकराने के बाद ही आपको अपनी औकात पता चलती है। हम फिर से बता रहे हैं, औकात, ठीक है। टेस्ट सीरीज से औकात पता नहीं चलता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि संघीय सरकारों द्वारा, ठीक है। तो पहला सेगमेंट क्या हो गया हमारा, संघीय सरकारों द्वारा 1990 के दशक के मध्य से, ये क्या हो गया हमारा दूसरा सेगमेंट। तो 1990 के दशक के मध्य का मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स 1995 के आसपास आप मान लीजिए, 1995 के मध्य से, क्योंकि हाँ सर ठीक है सही है। चलिए, अनुच्छेद 356 के उपयोग की, ठीक है, अनुच्छेद 356 के उपयोग, इसको आप तीसरा सेगमेंट मानिए। क्यों, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे, जैसे सपोज कीजिए कि संघीय सरकार यहाँ पे दिया हुआ है, तो संघीय सरकार के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आती है। आप जानते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आती है संघीय सरकार में, कहेंगे जी 1990 का दशक यहाँ पे लिखा है, हो सकता है किसी और क्वेश्चन में 2000 का दशक लिख दे, 2010 का दशक लिख दे, क्योंकि 2010 के बाद भी यदि आप देखें तो लगभग 14 साल हो जाता है। तो हो सकता है 15 साल पे समीक्षा पूछा जाता है, 10 साल 15 साल पे पूछा जाता है, तो 10 तो बीत गया, 15 साल पे आपको डाल दे। तो इसीलिए हम बोले यहाँ 356 की जगह कोई और आर्टिकल 352 डाल दे, या कोई ऑन आर्टिकल डाल दे, कोई दूसरा आर्टिकल डाल दे। इसलिए हमने कहा इसको एक अलग सेगमेंट बनाइए कि कम आवृत्ति के लिए, ठीक है, कम आवृत्ति के लिए जिम्मेदार विधिक एवं राजनीतिक कारक। तो एक हो गया हमारा सेगमेंट विधिक, और दूसरा सेगमेंट क्या हो गया हमारा राजनीतिक कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे विवरण प्रस्तुत कीजिए दिया हुआ है, यहाँ पे आपको स्पष्ट किया हुआ दे सकता था, व्याख्या कीजिए दिया हुआ हो सकता था। तो यहाँ पे यदि 356 की जगह आपको अन्य कोई दूसरा आर्टिकल देता, दैट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब कि क्वेश्चन का एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा। अगर 356 की जगह कोई और दूसरा होता तो एग्जाम्पल चेंज हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल 90 का दशक दिया हुआ है, अगर 90 के बाद 2000 का दशक देता तो एग्जाम्पल चेंज हो जाता। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि क्वेश्चन का इंटेंट यानी भावना हमेशा वही रहता है, सिर्फ चेंज होता है तो कंटेंट चेंज होता है। कंटेंट क्यों चेंज होता है, क्यों कंटेंट अगर चेंज नहीं होगा तो एग्जाम्पल चेंज नहीं होगा, एग्जाम्पल चेंज नहीं होगा तो फिर आप रटा हुआ विद्यार्थी लगेंगे ना, फिर आप एक्सपेरिमेंट, सजग, जागरूक वो विद्यार्थी आप लगेंगे नहीं कहीं से। तो इसलिए हम बता रहे हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन का जो है कंटेंट चेंज होता है, इंटेंट चेंज नहीं होता है। तो आइए, आप क्वेश्चन को पूरी तरह समझ गए होंगे। अगर हम अपनी भाषा में फिर आपको क्वेश्चन समझा दे तो ये कह रहा है कि 1990 के मध्य के दशक यानी 1995 के बाद से 356 आर्टिकल में क्या होता है, जो यहाँ पे आर्टिकल 356 जिक्र के, इसका मतलब क्या होता है कि आप जानते हैं राष्ट्रपति शासन है, 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन है। राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो ये कह रहा है कि आप अगर इंदिरा गांधी के पीरियड को पढ़ेंगे, जिस समय इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर थी, तो राष्ट्रपति शासन बहुत बार लगाया जा चुका था, काफ़ी बार लगाया जा चुका था। लेकिन वही कहा है कि 356 को 1995 के बाद से इसके 356 के प्रयोग की प्रवृत्ति में कमी आई है। ये नहीं कह रहा है कि बिल्कुल बंद हो गया है, उन्होंने क्या कहा है कि उपयोग की कम प्रवृत्ति, तो मतलब जितना पहले उपयोग हो रहा था उतना अब उपयोग नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कौन से विधिक कारक है और कौन से राजनीतिक कारक है, मतलब विधिक कारक कौन सा कानूनी प्रावधान है, कौन सा लीगल प्रोविजंस हैं, और राजनीतिक कारक कौन से पॉलिटिकल रीजन्स हैं या पॉलिटिकल कारण है,
उसका आपको कह रहा है एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप उम्मीद करते हैं क्वेश्चन पूरी तरह सिंपल भाषा में समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, यदि आप क्वेश्चन नहीं समझते हैं, भाषा थोड़ी जटिल होती है, तो आप आंसर जानते हैं लेकिन फिर भी आप गलत कर जाते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन की भाषा को नहीं समझेंगे तो आप सटीक आंसर नहीं लिख पाएंगे। और यही होता है जो क्वेश्चन की भाषा है, यही होता है। इसलिए हम कहते हैं कि रियल क्वेश्चन यदि आप टकराते हैं तो क्वेश्चन की भाषा को आप बेहतर समझ पाते हैं, ठीक है। और टेस्ट सीरीज वाले तो आप जानते हैं कि क्या समस्या चलता है वहाँ पे। तो फिर से हम बता दें, मेंस आंसर राइटिंग यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस के लिए मेंस आंसर राइटिंग यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, इंडिया के किसी भी शहर से। इतना ही नहीं, यदि आपकी हैंडराइटिंग में भी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे आप हैंडराइटिंग जो लिखते हैं, आपका हैंडराइटिंग यदि अच्छा नहीं बनता है, सूडो अक्षर आपका नहीं बनता है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो बहुत कम फीस में आपको गारंटी के साथ हैंडराइटिंग की भी तैयारी कराई जाती है। और आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हमसे संपर्क कर सकते हैं, हैंडराइटिंग के लिए और मेंस आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। चलिए अब चलते इस क्वेश्चन की, यदि आप भूमिका लिख रहे होते तो भूमिका में क्या लिख रहे होते, आइए उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन आप पूरी तरीका से समझ गए हैं कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। तो चलिए भूमिका की हम बात करें, आ जाए भाई, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं भूमिका। यदि हम भूमिका इस क्वेश्चन का लिख रहे होते तो भूमिका में हम क्या लिख रहे होते, ये बताइए। अब देखिए आर्टिकल 356 है हमारा, आर्टिकल 356 के बारे में पूछा गया है, ठीक। और ये कहाँ पे है, ये पार्ट, यानी हम संविधान की बात करें तो संविधान के भाग 18 में इसका जिक्र किया गया। आप जानते हैं संविधान के भाग 18 में जो आपातकालीन उपबंध है, वहां पे आर्टिकल 352 है, आप जानते हैं, जिसको हम लोग आपातकाल कहते हैं, ठीक है। बाह्य कारण से या आंतरिक कारण से वहां पे लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। फिर वहां पे आर्टिकल 356 है इसी के अंतर्गत, और फिर आर्टिकल 360 है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है, लेकिन राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 352 ये दोनों हमारे देश में इंप्लीमेंट हो चुका है। 356 तो इंप्लीमेंट होते ही रहता है, ठीक है, लेकिन 352 में इंप्लीमेंट हो चुका है, आप जानते हैं, एक बार नहीं कई बार इंप्लीमेंट हो चुका। तो हो सकता है 352 पे क्वेश्चन पूछ ले कि किन परिस्थितियों में लगाया जाता है, इसके लगाने की प्रक्रिया क्या है। तो इसीलिए हम बताएं कि आपातकाल पे क्वेश्चन पूछा है तो आप इस चैप्टर को याद रखेंगे। और क्वेश्चन क्या बोले हम, क्वेश्चन का इंटेंट चेंज नहीं होगा लेकिन फिर कंटेंट चेंज हो सकता है। तो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होते हैं तो आपके बैकग्राउंड म्यूजिक में ये चलना चाहिए था, अगर नहीं चलेगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आपके लिए, आप सही आंसर नहीं लिख पाएंगे। आइए भूमिका, तो संघीय सरकार, तो क्या आप लिख सकते हैं भारत में या भारत के संविधान के अनुसार या भारत के मूल संविधान में, जो भी आपको ठीक लगे, भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। या संघीय सरकारों के अंतर्गत, ठीक है, संघीय सरकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य के स्तर पर सरकारें होती है, ठीक है, केंद्र और राज्यों के स्तर पर सरकारें होती है, ठीक है। जब केंद्र सरकार को यह महसूस हो जाता है या अनुशंसा राज्यपाल के द्वारा की जाती है कि राज्य की जो संवैधानिक सरकार है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, ये संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करने में असफल हो रही है, तो केंद्र सरकार संवैधानिक रूप से आर्टिकल 356 इंपोज करके या उसका उपयोग करके राज्य सरकार को बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रीय शासन लगा दिया जाता है। चाहिए आपका भूमिका हो गया कि संघीय सरकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के स्तर पे अलग अलग सरकारें होती है, राज्य सरकार स्वायत्त होती है और केंद्र सरकार के अंदर वो काम करती है रहती है, ठीक है। ये सिंपल, संघीय सरकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के स्तर पर सरकारें होती है। भारत के मूल संविधान में भाग 18 में आर्टिकल 356 के प्रयोग का प्रावधान किया गया है। जब केंद्र सरकार को यह विश्वास हो जाता है या केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जब राज्यपाल केंद्र को ये अनुशंसा करता है कि जो राज्य की सरकार है वो संवैधानिक तंत्र के अनुसार संचालन नहीं हो रही है, संवैधानिक तंत्र के अनुसार संचालन करने में विफल हो रही है, तो केंद्र सरकार संवैधानिक रूप से आर्टिकल 356 का उपयोग करते हुए राज्य की सरकार को बर्खास्त करके उस राज्य में राष्ट्रीय शासन लगा देती है या प्रयोग कर देती है, अनुपयोग करती है और राज्य का प्रशासन केंद्र अपने नियंत्रण में ले लेती है। ये हो गया आपका भूमिका। तो देखिए हम देख के नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, इसीलिए हम आपको बोला, आप देख रहे हैं आपके सामने हम बता रहे भूमिका क्या लिखना चाहिए था, तो हम देख के नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भूमिका। आपको जो शब्द अच्छा लगे तो क्या बताए, शब्द के अनुसार, मतलब कितने वर्ड में क्वेश्चन को लिखना है उस अनुसार आप भूमिका को छोटा और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, उस अनुसार आप भूमिका को छोटा और बड़ा कर सकते हैं, समझ गए।
तो ये था हमारा भूमिका। अब यदि हम बात करते हैं बॉडी की, क्वेश्चन की बॉडी की यदि हम बात करें तो बॉडी में हमें क्या लिखना है, भूमिका। उम्मीद करते हैं आप पूरी तरीका से समझ गए होंगे। फिर से हम बता रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग में यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली मुखर्जी नगर में क्लास चलता है और फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन का बॉडी, जिसको हम लोग कहते हैं शरीर या मुख्य भाग। चूंकि देखिए यहाँ पे मुख्य भाग में आप विधिक और राजनीतिक कारक को लिखेंगे। विधिक और राजनीतिक कारक से यदि आप भूमिका बनाना शुरू करेंगे तो फिर आप गलत हो जाएंगे। क्योंकि फिर बॉडी में आपको उसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कंटेंट फिर रिपीट हो जाएगा। और 2-3 क्वेश्चन के साथ यदि एग्जामिनर को ऐसा लग गया कि आप कंटेंट को रिपीट कर रहे हैं, मतलब अलग अलग भाषा में एक ही बात कह रहे हैं, 2-3-4 क्वेश्चन तक अगर एग्जामिनर को ऐसा महसूस हो गया तो फिर आप जानते हैं कि आपका हश्र क्या होगा। फिर वो एवरेज मार्किंग कर देगा, उसको लगेगा कि इसके पास नॉलेज नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमने कहा कि भूमिका अलग लिखिए, उस विषय वस्तु से संबंधित आप बॉडी लिखिए, लेकिन वही मत लिखिए। तो हमने 356 बता दिया भूमिका में कि 356 होता क्या है और किस परिस्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। अब शरीर की बात करें, शरीर में क्या कहा है, जिम्मेदार विधिक कारक। तो हमने क्या किया, जिम्मेदार, ठीक है, विधिक कारक, यहां पे एक सब हेडिंग बनाया, जिम्मेदार विधिक कारक हमने ये बनाया, ठीक है। और इसको हमने किया अंडरलाइन, ठीक। अंडरलाइन करने के बाद अब पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, चूंकि अब आपसे विधिक कारक पूछा है तो आंसर आप विधिक कारक में ही देंगे। तो विधिक कारक पहला क्या है ये बताइए। तो देखिए विधिक कारक हमारा क्या है, आप जानते हैं केंद्र और राज्य के बीच यदि कोई विवाद होता है तो इसका समाधान कौन करता है, संघीय न्यायालय। हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ही संघीय न्यायालय है। तो आर्टिकल 131 अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर बोम्मई, ठीक है, आर बोम्मई एक जजमेंट है, आर बोम्मई केस में ये फैसला दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि देखिए राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगता है, तो हमने बताया जब संवैधानिक तंत्र विफल हो। तो यदि वहाँ पे लगता है कि राज्य सरकार अल्पमत में है या वहाँ की परिस्थितियों को संभाल नहीं पा रही है, तो क्या करता है राज्य सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन वहाँ पे इम्पोज कर देती है। और उस कंडीशन में पहले क्या होता था, बहुमत परीक्षण जैसे पहले, जैसे देखिए अगर राज्य में आप सरकार बनाते हैं तो आपको बहुमत परीक्षण का सामना करना पड़ता है। राज्य के विधानसभा के अंदर आपको बहुमत साबित करना होता है। लेकिन इस आर बोम्मई केस से पहले क्या होता था कि जो पॉलिटिकल पार्टियां थी वो विधायकों की परेड जो है राज्यपाल भवन में, जिसे राज्य भवन में हम लोग कहते हैं, राज्यपाल के सामने उनको कराया था, राष्ट्रपति के सामने परेड कराया था। जैसे अगर आपको याद हो जिस समय नीतीश जी बिहार में रिजाइन दिए थे मुख्यमंत्री के पद से और जीतन राम मांझी को बनाया गया था, फिर उनको हटा के जब मुख्यमंत्री फिर नीतीश कुमार जी बने थे तो उन्होंने अपने विधायकों की परेड यहाँ पर राष्ट्रपति जी के सामने करा दिया था कि देखिए हमारे पास संख्या बल है। तो उसके बाद भी तो पहले क्या होता था, इसी पे सरकार चल जाती थी कि हमने विधायकों की परेड राज्यपाल के पास करा दिया, राज्यपाल संतुष्ट है कि सरकार बहुमत में है। लेकिन आर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, बहुमत का परीक्षण आपको किसी भी परिस्थिति में विधानसभा में विधानमंडल के पटल पर साबित करना पड़ेगा। तो अब देखिए अगर आप विधानमंडल के पटल पर आप कर रहे हैं तो क्या हो गया, ये विधिक कारक हो गया ना। अगर विधानमंडल के पटल पर आप कर दिए तो क्या होगा, राष्ट्रपति शासन इम्पोज नहीं होगा। नहीं तो पहले क्या होता था, केंद्र सरकार लगता था कि नहीं राज्यपाल के पास आप परेड कराए हैं, हम संतुष्ट नहीं, आपके पास सभी समर्थन नहीं है, हो सकता है आपके साथ ऐसे आ गया है लेकिन वो आपके पक्ष में नहीं है। तो ये आर बोम्मई केस ने क्या किया कि सरकार को ये बाध्य कर दिया कि नहीं, आपके साथ कौन है नहीं है उसको आप छोड़िए, आप विधानसभा के पटल पर आप जो है परेड वहाँ पे बहुमत परीक्षण कीजिए। अभी हाल फिलहाल देखिए जब नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बने, फिर दोबारा बीजेपी के साथ आके तो फिर उन्होंने विधानसभा में क्या किया, बहुमत परीक्षण किया। तो ये आर बोम्मई केस एक विधिक कारण है जिसके परिणाम स्वरूप सरकारें विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए मजबूर हो गई। तो इन्होंने 356 का अनुप्रयोग को कम कर दिया। आप पूरा पृष्ठभूमि इसका समझ गए होंगे। हम चूंकि पूरा पृष्ठभूमि इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। आप नए हैं, अभी कितना आपका बेसिक अच्छा है, क्लियर है नहीं है वो मुझे नहीं पता, इसलिए हमको बताना पड़ता है। दूसरा है हमारा सरकारिया आयोग। ठीक है, आप जानते हैं सरकारिया आयोग बना था। तो सरकारिया आयोग ने जो इसको फिर हम, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया सरकारिया आयोग। तो सरकारिया आयोग ने सिफारिश किया था, ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर यदि आपको संविधान में एक आर्टिकल है 263, अगर आपको जानकारी हो तो
नहीं तो आपको पढ़ना चाहिए था। इसमें प्रावधान किया गया इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद का, वहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल अंतर्राज्यीय परिषद का व्यवस्था किया गया है, इस संविधान में है। लेकिन इसका स्थापना पहले नहीं हुआ था। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना किया गया। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, की स्थापना की गई, इंटर स्टेट काउंसिल की। तो इंटर स्टेट काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और जो मेंबर होते हैं वो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो देखिए, अगर केंद्र और राज्यों के बीच किसी भी बात को लेकर मतभेद हो तो वो इंटर स्टेट काउंसिल के बैठक में सुलझाया जा सकता है। ठीक है, पहले इस तरह का प्रावधान नहीं था, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर थोड़ी सी भी अनबन हुई तो राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर दिया जाता था। ठीक है, तो इसने, ये इंटर स्टेट काउंसिल ने इसके प्रवृत्ति को कम किया। तो क्या है, विधिक कारण। तो विधिक कारण आपको लीगल चीज लिखना पड़ेगा ना। तो इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना सरकारिया आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना ने केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों को मजबूत किया, जिसमें प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होते हैं, और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग होने के परिणाम स्वरूप काफी सारे मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझा लिया जाता है, जिसने राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 का अनुप्रयोग के प्रवृत्ति में कमी लाई है। ये दूसरा पॉइंट हो गया, लिख दिए। तीसरा आइए, तीसरा हमारा क्या है, संघीय न्यायालय। जो हमने आपसे कहा आर्टिकल 131 संघीय न्यायालय। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, संघीय न्यायालय की हम बात करें तो आप अलग अलग एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल जैसे राष्ट्रपति शासन का एग्जाम्पल तो आपको यार बहुत मिल जाएगा, इसमें कोई देने का, कर्नाटक में था, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रपति शासन का एग्जाम्पल तो बहुत है। चलिए, संघीय न्यायालय। अब ये केंद्र और राज्य के बीच जब कोई तरह, किसी भी तरह का विवाद होता है तो दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। क्योंकि हमारा संघीय न्यायालय ही सुप्रीम कोर्ट है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो हम अब संघीय न्यायालय की जगह सुप्रीम कोर्ट शब्द का यूज करेंगे। तो वो वहाँ जाते हैं। अब देखिए, जैसे उत्तराखंड का केस हुआ था, उत्तराखंड में बीजेपी सरकार, मोदी जी ने क्या किया था कि हरीश रावत की सरकार थी, उनको वो बर्खास्त करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। फिर जब वो सर्वोच्च न्यायालय गए तो सर्वोच्च न्यायालय ने वहाँ पे बहुमत परीक्षण का आदेश दिया, और सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में बहुमत का परीक्षण हुआ वहाँ पे, और दोबारा हरीश रावत की सरकार वहाँ पे एस्टेब्लिश कर दी गई। तो सर्वोच्च न्यायालय, अब देखो, ये तो पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप लीजिए महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में जब उद्धव जी ने, जो मुख्यमंत्री थे वहाँ पर, उन्होंने रिजाइन दिया और एकनाथ शिंदे जी वहाँ पे मुख्यमंत्री बने। जब वो केस सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि यदि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं दिए होते, बहुमत परीक्षण में उसकी सरकार गिरती, तो हम उस सरकार को दोबारा रीएस्टेब्लिश कर देते। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन को लेकर, और अरुणाचल प्रदेश का केस था, ऐसे बहुत सारे केस हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय में जब जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मामले को समीक्षा करने का अधिकार है उनके पास। तो कई बार, अब देखिए महाराष्ट्र के मामले में कितना आलोचना किया राष्ट्रपति जी, राज्यपाल का, सुप्रीम कोर्ट ने। यही आलोचना उत्तराखंड के मामले में भी हुआ था। तो इस तरह की आलोचनाओं के परिणाम स्वरूप सरकार को ये लगा कि नहीं, ये थोड़ी सी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की आलोचनाओं के परिणाम स्वरूप, और कई जगह सरकारों को दोबारा पुनर्स्थापित किया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने टिप्पणी में कहा था कि राष्ट्रपति, चूंकि राष्ट्रपति शासन क्या राष्ट्रपति द्वारा चलता है, राज्यपाल वहाँ उसके बिहाफ पर, इसी आर्टिकल पर क्या लिखा हुआ है राष्ट्रपति के बारे में, स्वयं या स्वयं के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा राष्ट्रपति अपने कार्य को निष्पादित करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति कोई राजा नहीं है, उनके फैसला की भी समीक्षा हो सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय की इन सभी टिप्पणियों ने, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय की टिप्पणियों ने 356 की प्रवृत्ति को कम किया है और कमी लाया। उदाहरण आप उत्तराखंड ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, या कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए। तो ये हो गया आपको विधिक कारण। ठीक है, विधिक कारण आप ज़्यादा पॉइंट हम नहीं देंगे, क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन है, फिर आपको राजनीतिक कारण भी बताना पड़ेगा। तो हमने एक सब हेडिंग, हमने विधिक कारण को एक्सप्लेन कर दिया। अब आइए हम बात करते हैं राजनीतिक कारण की, जो कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। देखिए, विधिक एवं राजनीतिक कारक। तो अब हम चलते हैं क्या, राजनीतिक कारक। ठीक है, राजनीतिक कारक, और फिर हमने इसे किया अंडरलाइन, और उसके बाद फिर हमारा पहला पॉइंट, फिर हमारा दूसरा पॉइंट। देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन संविधान में प्रावधान किया गया है, लेकिन ये मुझे स्वीकार करने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है कि आर्टिकल 356 का दुरुपयोग व्यापक पैमाने पर हुआ है, व्यापक पैमाने पर।
जो अधिकांश आर्टिकल 356 का प्रयोग किसी भी सरकार के द्वारा किया गया हो वो सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्वीकरण किया गया है कि जरा सा भी राज्य सरकार से मतभेद हुआ या राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकार है, अलग विचारधारा की सरकार है, केंद्र सरकार वहाँ पे हावी होकर उसकी सरकार को, आप जानते हैं कि 2014 के बाद भी किस तरीका से सरकारें गिराई गई है, ठीक है, आप जानते हैं। मतलब ये हमेशा से होते आया रहा है, क्योंकि इन्होंने भी कहा है कि कम की है प्रवृत्ति, क्वेश्चन में भी ये नहीं कहा है कि बंद हो चुका है, प्रवृत्ति कम हुई है। किस लिए कम हुई, विधि करना जान चुके। अब हम राजनीतिक कारण की बात करते हैं। देखिए राजनीतिक कारक में क्या है, पहला जैसे इंदिरा जी भी थी, जनता पार्टी की सरकार जहाँ चली बर्खास्त करो, तो ये चलता था। इसके बाद ये क्या हुआ, क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय दल का उदय, ठीक है, उदय। अब देखिए 1990 से पहले जो अभी के डेट में जो क्षेत्रीय दल मजबूत है, स्ट्रांग है, 1990 से पहले इतने क्षेत्रीय दल इतने स्ट्रांग नहीं थे, ना इतनी संख्या में थे, ना इतने मजबूत थे। अब आप बिहार देख लीजिए, बिहार में दो क्षेत्रीय दल दोनों पूरा मजबूत, चाहे वो आरजेडी हो या चाहे वो जदयू हो, दोनों क्षेत्रीय दल है, दोनों मजबूत है। यूपी देख लीजिए, समाजवादी पार्टी कितने मजबूत पार्टी है, क्या है, क्षेत्रीय दल है। आप साउथ में ले जाइए, चाहे आप तमिलनाडु लीजिए, आप आंध्र प्रदेश लीजिए, आप यहाँ पे बीआरएस या तेलंगाना ले लीजिए, ठीक है, आप महाराष्ट्र ले लीजिए, तो क्या ये सब स्टेट में विभिन्न विभिन्न स्टेटों में क्षेत्रीय दल इतना मजबूत हुआ और वहाँ पे राष्ट्रीय दलें कमजोर हो गई, तो जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय दलों के उदय ने आर्टिकल 356 की प्रवृत्ति को कम किया है, कमी लाई है। तो पहला हो गया, समझ गए। दूसरा देखिए, तो इसके एग्जाम्पल आप डाल देंगे, समझ गए। केंद्र में गठबंधन की सरकार, ठीक है, केंद्र में गठबंधन, ठीक है, की सरकार, ये दूसरा पॉइंट लीजिए, ठीक है। अब सपोज कि जैसे अभी का आप उदाहरण लीजिए, अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ये नीतीश जी और नायडू जी के सहयोग से बने हुए हैं। अब किसी भी परिस्थिति में ये बिहार और आंध्र प्रदेश कम से कम राष्ट्रीय शासन तो नहीं लगा सकता है ना, ये बताइए, बिल्कुल नहीं लगा सकता है। तो 1995 क्वेश्चन में क्या कहा था, 1995 से हमने कहा था 90 के दशक के मध्य से 1995 के बाद यदि आप देखेंगे, यूपीएससी देखिए अनायास ही कोई क्वेश्चन नहीं पूछ लेता है, उसके पीछे बहुत लॉजिक होता है। 1995-96 से आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी केंद्र में सरकार में आते हैं, उस टाइम के बाद से, और 2004 तक रहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। 2004 तक वाजपेयी जी एकदम गठबंधन की सरकार चला रहे थे। अब जब जो क्षेत्रीय पार्टी है वो आपको यदि सपोर्ट किया हुआ है, उन्हीं के बलबूते आप केंद्र में सरकार में हैं, तो फिर आप राज्य में राष्ट्रपति शासन कैसे लगा सकते हैं? आप लगाएंगे तो केंद्र में आपकी सरकार गिर जाएगी। तो केंद्र में उसके बाद देखिए 2004 के बाद 2010 तक मनमोहन सिंह जी, 2014 तक मनमोहन सिंह जी केंद्र में प्रधानमंत्री रहते हैं, और मनमोहन सिंह जो यूपीए की सरकार थी पूरी तरह से गठबंधन की सरकार थी। तो फिर गठबंधन की सरकार बन गई, क्षेत्रीय दल इतना मजबूत हो गया, स्ट्रांग हो गया, तो कैसे आप राज्य में राष्ट्रीय शासन लगा सकते हैं? और 2014 के बाद की भी हम बात करें तो ठीक है, बीजेपी अकेले बहुमत में थी, ये बात सही है, लेकिन ये देखिए वो भी गठबंधन की सरकार चला रहे थे। अगर उनको भी बिल, कोई ना कोई बिल पास कराने के लिए फिर अन्य राज्यों से सहयोग लेना पड़ता था, तो फिर आप कैसे करेंगे? आप राष्ट्रीय शासन नहीं लगा सकते हैं। तो केंद्र में गठबंधन की सरकार ने राष्ट्रीय शासन को कमजोर किया, उसकी 356 के उपयोग की प्रवृत्ति को कम किया है। तो दूसरा कारण आप समझ गए, क्षेत्रीय दल का उदय और केंद्र में गठबंधन की सरकार। आप इसको पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए, एग्जाम्पल डाल दीजिए, ठीक। अब तीसरा पॉइंट की तरफ हम चलते, क्योंकि 3 पॉइंट हमने विधिक में डाला था, तो 3 पॉइंट हम यहां भी डाल देते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा, आप ये बताइए। तीसरा पॉइंट है, देखिए, राष्ट्रपति की सक्रिय भूमिका। राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति की सक्रिय भूमिका, ठीक है, यह है राष्ट्रपति की सक्रिय भूमिका। आप कहेंगे सर ये राष्ट्रपति की सक्रिय भूमिका क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा, बता रहे हैं आपको। देखिए, जब केंद्र में, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर काफ़ी पॉपुलर होते हैं, बहुमत की सरकार होती है, तो प्राइम मिनिस्टर कार्यालय यानी पीएमओ अपेक्षाकृत अधिक एक्टिव हो जाता है। आप पिछले 10 साल में देखिए क्या हो रहा है, पीएमओ काफ़ी एक्टिव है, ठीक है। और जब केंद्र में गठबंधन की सरकार होती है, प्रधानमंत्री उतने लोकप्रिय नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति कार्यालय काफ़ी एक्टिव हो जाता है,
ठीक है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति कार्यालय काफ़ी एक्टिव हो जाता है। ये भारतीय राजनीति की हमेशा से विशेषता रही है, क्योंकि उनको लगता है गठबंधन की सरकार क्या कर लोगे हमारा, तुम कहाँ से इम्पीचमेंट चला लोगे हमारे ऊपर। तो ये इसीलिए देखिए, जब के आर नारायणन आप जानते हैं भारत के राष्ट्रपति थे, तो उनको जब यूपी में, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश किया गया, तो उन्होंने फाइल को रिटर्न कर दिया। उस पर सिग्नेचर करने के बजाय, राष्ट्रपति शासन लगाने के बजाय, मंत्रिमंडल को, जो केंद्रीय कैबिनेट है, उनको रिटर्न कर दिया। तो ये क्या आ गया, उस समय जो गठबंधन की सरकार चल रही थी केंद्र में, तो राष्ट्रपति की सक्रिय भूमिका। एक और ऑफ द बात है ये, जैसे प्रणब मुखर्जी जब केंद्र में राष्ट्रपति थे, भारत के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, और वहाँ पे मोदी जी, आप देखेंगे उस समय, आज से कुछ दिन पहले मोदी जी के रिजीम में भी कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगातार लगा था, सरकारें गिराई गई थी। तो इसके लिए प्रणब मुखर्जी भी ने मोदी जी को आलोचना किया था कि अगर आप ऐसे करेंगे तो मुझे फिर रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत कम जगह छपी थी ये बातें, लेकिन ये सच्चाई है। तो राष्ट्रपति की सक्रिय भूमिका, अब देखिए राष्ट्रपति अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड का व्यक्ति हो तो वो इन सब चीज़ों को समझते हैं ना, वो उसको राजनीति पता होता है। तो जब राष्ट्रपति की, इसलिए लिखा है राष्ट्रपति की सक्रिय भूमिका। ठीक है, तो अभी आप कहेंगे सर अभी के डेट में ये है कि राष्ट्रपति की सक्रिय भूमिका उतनी अधिक तो नहीं है, बट सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी, आलोचनाओं और राज्य में क्षेत्रीय दलों की मजबूती ने कम, तो राष्ट्रपति की सक्रिय भूमिका में आप के आर नारायण का एग्जाम्पल डाल देंगे, और राष्ट्रपति की सक्रिय भूमिका ने 356 का अनुप्रयोग को कम किया है, और ये एग्जाम्पल आप डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। 3 पॉइंट हमने उधर दिया, 3 पॉइंट हमने इधर दिया, 3 6 पॉइंट, 4 लाइन भी आप लिखेंगे तो 6 का 24 लाइन होता है भूमिका और निष्कर्ष छोड़ के। तो ये जबकि 250 शब्द का ही है, तो आपको और कम लिखना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट हमने बता दिया आपको। अब हम आते हैं निष्कर्ष पे। ठीक है, हम अब निष्कर्ष की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या लिखा जाएगा ये बताइए, निष्कर्ष क्या लिखा जाएगा बताइए। फिर से हम बता दें, यदि मेंस आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप हमसे जुड़ सकते हैं। निष्कर्ष क्या होगा ये बताइए। तो हम निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं, देखिए अब जैसे सरकारिया आयोग बना था, पुंछी आयोग भी बना था, उन लोगों ने बहुत सारा सिफारिश किया था राज्यपाल की भूमिका को लेकर, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए थी, और राज्यपाल पद हमेशा विवाद में रहता, आप जानते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए कि विभिन्न आयोगों, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग आदि के सिफारिशों के परिणाम स्वरूप, ठीक है, सिफारिशों के परिणाम स्वरूप या जन जागरूकता के परिणाम स्वरूप, ठीक है, 356 की प्रवृत्ति में कमी आई है। इन्होंने भी कहा है कमी आई है, परंतु परिस्थितियों के अनुसार या बदलते राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार आर्टिकल 356(1) के अनुप्रयोग हेतु एक नए समिति की आवश्यकता है, एक नए समिति की आवश्यकता है। ठीक है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जुडिशरी न्यायपालिका और सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व हो, और हमें एक ऐसे मैकेनिज्म, ठीक है, बनाने की आवश्यकता है जिसके परिणाम स्वरूप आर्टिकल 356 के अनुप्रयोग में, ठीक है, पारदर्शिता बरती जाने चाहिए। ऐसा नहीं, देखिए इन्होंने भी क्या कहा, क्वेश्चन क्या कहा कि 356 का प्रयोग हो रहा है, आने वाले टाइम में भी राजनीति में 356 का प्रयोग होगा, लेकिन इतना प्रयोग नहीं होना चाहिए था। इसलिए देखिए जो सरकारी आयोग बना था, ठीक है, उनकी सिफारिश कभी तक लागू नहीं किया गया 100%, ये बात सही है। पुंछी आयोग के भी सिफारिश को लागू नहीं किया गया है, लेकिन ये आयोग बहुत पुराना हो चुका है। तब तक गंगा नदी में बहुत पानी बह चुका है, राजनीतिक परिस्थितियां काफी अधिक बदल चुकी। इसलिए हमने कहा कि बदलते हुए राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार या के अनुकूल आर्टिकल 356 के प्रयोग हेतु व राज्यपाल की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए एक नए आयोग की गठन किया जाना चाहिए था, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राजनीतिक दल, जुडिशरी न्यायपालिका, सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व हो, और हमें एक ऐसे समझौते पर या हमें एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए था जहां कि 356 के अनुप्रयोग में आप ये भी नहीं कह सकते कि ये नहीं होना चाहिए था, नहीं, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि प्रयोग होगा। तो 356 के अनुप्रयोग में पारदर्शिता स्थापित करने की आवश्यकता है। पूर्ण विराम आप डाल दीजिए। तो आपने क्या किया, एक वे खोल दिया कि हाँ ये करने की आवश्यकता। अब देखिए जैसे मणिपुर का एग्जाम्पल ले लीजिए। मणिपुर में यदि बीजेपी की सरकार नहीं होती तो आपको क्या लगता है, क्या वो सरकार बर्खास्त नहीं होती, वहां राष्ट्रीय शासन नहीं लगता? तो ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि जब इंटरव्यू में ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आपका जो फोकस होना चाहिए था वो फोकस पॉलिटिकल कारण पे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन विधिक कारण आपसे पूछा गया है,
लेकिन राष्ट्रपति शासन हमेशा पॉलिटिकल कारणों की वजह से ही लगी है। तो इंटरव्यू में अगर आपसे ये सवाल पूछेगा तो आप पॉलिटिकल कारण को ज़्यादा फोकस करेंगे, और विधिक कारण अगर पूछेगा तो आप बताएंगे, लेकिन पॉलिटिकल कारण को आप अधिक फोकस करेंगे। तो हमने आपको निष्कर्ष बता दिया कि इन प्रवृत्तियों में पारदर्शिता लाने हेतु बदलते राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार एक नए आयोग समिति का गठन करने की आवश्यकता है, जिसमें इनका प्रतिनिधि होना चाहिए था, और 356 के प्रयोग के लिए हमें एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है, पूर्ण विराम। तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए अगला क्वेश्चन जो 14 नंबर का क्वेश्चन है ये हम अगले वीडियो में लाएंगे। और फिर से हम बता दें कि मेंस एनसीईआरटी में अगर कोई दिक्कत हो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे, नहीं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। ये प्रयास यदि हमारा आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।